वेलकम एवरीवन। हम आज पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड। हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। यह है चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का। पहले सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है, कैसे हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड की पहले डेफिनेशन देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है। इन वैल्यू एडेड मेथड आर प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इन वैल्यू एडेड मेथड आर प्रोडक्ट मेथड वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो अल्टीमेटली हमें गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में उनकी वैल्यू को ही ऐड करना होता है और उससे हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। तो लेकिन एक तरीका रहता है वैल्यू एडेड मेथड में, किस तरह से हम नेशनल इनकम पे पहुंचते हैं वो हम देखेंगे। दिस मेथड मेजर्स द national income in terms of value addition by all producing enterprise in the economy during an accounting year। तो accounting year इंपॉर्टेंट है, एक साल में हमारे पास कितनी वैल्यू एडिशन हुई कमोडिटीज़ में, गुड्स में, ठीक है। तो नेशनल इनकम हम कैसे मेज़र करते हैं इस मेथड से, वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज। जितनी भी फर्म्स इकॉनमी में काम कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उन सभी की वैल्यू एडिशन को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं, इसीलिए हमारा इस मेथड का नाम वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड क्या होती है, अब वैल्यू एडेड आपके माइंड में आएगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस हो गई उसके लिए, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ किया, तो उसको हमने माइनस कर लेना है टोटल आउटपुट जो है हमारी, ठीक है। तो उससे हमें वैल्यू एडेड मिलेगा कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो उस वैल्यू ऐड को ही हम सभी वैल्यू एडेड को ही हम प्लस करके नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं। तो ये कैसे होता है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल है। यहाँ पे कुछ एजम्पशंस के साथ हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में वैल्यू एडेड किस तरह से हो रही है वो आप देखोगे। बेसिकली आपको वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट पहले समझना है कि फिर हमें पता चल पाएगा कि वैल्यू एडेड से हम किस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमारी इकॉनमी में, सिंपल इकॉनमी में सिर्फ दो ही तरह के प्रोड्यूसर हैं, एक है फार्मर और दूसरा है बेकर। तब अब यहाँ पे फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर वीट प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा है ब्रेड बेकर, ठीक है, ब्रेड मेकर्स, ठीक है, सॉरी। तो ब्रेड मेकर यानी बेकर्स, ठीक है। तो बेकर जो है वो वीट खरीद रहा है किससे, फार्मर से, और ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है। तो दो ही प्रोड्यूसर हैं हमारी इकॉनमी में, सिंपल इकॉनमी में, एग्जांपल में फार्मर और बेकर। तो हम अब देखते हैं नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर। फार्मर ने 100 रुपीज़ की वीट उगाई, ठीक है, इकॉनमी में सपोज करते हैं हम फार्मर ने 100 रुपीज़ की वीट उगाई। तो परचेज ऑफ वीट बाय द बेकर फ्रॉम फार्मर। अब फार्मर ने कितने की वीट खरीद ली फार्मर से, 50 रुपीज़ की। तो फार्मर ने 100 रुपीज़ की वीट प्रोड्यूस की, तो 50 रुपये की किसको बेच दी, वेकर को। तो वेकर ने 50 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की। अब ब्रेड सोल्ड बाय द बेकर। तो अब उस वीट के ब्रेड बनाने के बाद बेकर ने 100 रुपीज़ का उसको बेचा, ठीक है, ब्रेड्स को। तो नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ बेकर, अब बेकर की नेट कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 200 रुपये उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं हुई। उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 200 रुपया उसने कमाया, जो माइनस 50 जो उसने इंटरमीडिएट गुड यूज़ की। इंटरमीडिएट गुड क्या है यहाँ पे, वीट, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। तो 200 में से, टोटल आउटपुट में से उसने वीट इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू माइनस की, तो उसको फाइनली कितने उसने नेट कंट्रीब्यूशन किया, 150। तो 150 वैल्यू एडिशन है बेकर की। जैसे मैंने आपको वैल्यू एडेड की पीछे फार्मूला बताया, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वो यहाँ पे आप एग्जांपल से देख रहे हैं कि वैल्यू एडेड किस तरह से कैलकुलेट की जा रही है। दस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिंपल इकॉनमी इज। तो हम देखना चाहते हैं कि इकॉनमी में अल्टीमेटली कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई, ठीक है। हम उन्हीं की मनी वैल्यू को ऐड करते हैं और हमें नेशनल इनकम मिलती है। तो यहाँ पे कितनी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुई, एग्रीगेट वैल्यू कितनी है, ₹100 फार्मर ने जो कंट्रीब्यूट किया और ₹150 जो बेकर ने कंट्रीब्यूट किया। तो टोटल कितना हुआ, 250। तो इस सिंपल इकॉनमी में जहाँ पे सिर्फ बेकर और फार्मर को ही लिया गया है, तो टोटल वैल्यू एडेड कितनी हुई, 250। तो टेबल में आप सिंपली देख पा रहे हैं टोटल प्रोडक्शन बेकर की और फार्मर की कितनी है, 100, और
बेकर की कितनी है 200। तो इस तरह से इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज़ हो रही हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ जो फार्मर ने यूज़ की इंटरमीडिएट गुड्स वो सिर्फ 0 है, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि फार्मर कोई भी इनपुट्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहा है। तो बेकर ने कितनी यूज़ की 50, ठीक है, 50 की उसने बीट खरीदी थी एज इंटरमीडिएट गुड, किससे, फार्मर से। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितनी हुई 100 हुई फार्मर की, क्योंकि फार्मर ने कुछ भी इनपुट यूज़ नहीं की। हम सपोज कर रहे हैं कि कुछ भी इनपुट यूज़ नहीं की, सिंपली समझने के लिए वैल्यू एडेड को। और बेकर ने कितनी वैल्यू एडेड की 200 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 150। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैल्यू एडेड कैसे होती है। यहाँ पे हमने सिंपल एग्जांपल ली हुई है, हमने ये नहीं यहाँ पे देखा कि फार्मर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी यूज़ कर रहा है। जब बेकर जो है रेस्टोरेंट में उसके ब्रेड को बाद में फिर से बेचा जा सकता है, उससे कुछ और बनाया जा सकता है रेस्टोरेंट में, है ना। तो वैल्यू एडिशन फिर भी हो सकती है, और इस तरह से आप और कम्प्लेक्स कर सकते हो सिचुएशन को, और इकॉनमी में रियल पिक्चर पे पहुंच सकते हो। तो वैल्यू एडिशन कैसे होती है फाइनली, आगे चलते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही फ्लो चल रहा है इस मेथड का, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो भी फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स होते हैं उनमें वियर एंड टियर, जो तोड़ फोड़ जो उनमें होती रहती है, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स में मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, तो उनमें जो तोड़ फोड़ होती रहती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वर्ड ग्रॉस है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऐड हो रही है, डेप्रिसिएशन ऐड रहती है, ठीक है। वर्ड ग्रॉस आएगा यहाँ पे, तो आपको समझ लेना है कि डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट विच इज सेम एज डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वही वियर एंड टियर होती है। रिप्लेसमेंट मतलब कोई मशीन का पार्ट अगर टूट जाता है, जहाँ बिल्डिंग में कुछ रिपेयर करनी पड़ती है, तो उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम, क्लियर है। तो अब नेट वैल्यू एडेड क्या हो गया, नेट वैल्यू एडेड पे हमें पहुंचना ज़रूरी रहता है कि अल्टीमेटली हम कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो नेट वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन। अब एक और वर्ड जुड़ गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो नेट में हम नेट पे पहुंचना है अगर हमें, तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी ही पड़ेगी, और नेट वैल्यू एडेड पे पहुंचना है तो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी माइनस करना पड़ता है, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम दो बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ऐड हो जाएगा, जो कि सही नहीं होगा और डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम ग्रॉस वैल्यू एडेड से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, साथ में डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं अगर हमें नेट वैल्यू एडेड पे पहुंचना है। तो ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। अब एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, काफ़ी सिंपल सी एग्जांपल है। इफ़ फर्म्स प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ ₹100 पर ईयर, कोई एक फर्म है 100 रुपीज़ के आउटपुट प्रोड्यूस करती है, अगर उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन ₹20 है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ₹20 है, अगर इनपुट्स उसने कोई यूज़ की 20 रुपये की, ठीक है, और फिर प्रोडक्शन कितने की 100 की जैसे आपने बेकर का एग्जांपल दिया, देखा उसने 50 रुपये की वीट यूज़ की और फिर 200 की ब्रेड प्रोड्यूस किए। तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर 20 का है, आउटपुट फर्म 100 रुपीज़ की प्रोड्यूस कर रही है। डेप्रिसिएशन कैपिटल एसेट्स का जो मशीन में तोड़फोड़ हो रही है, जहाँ दूसरे फिक्स्ड एसेट्स में तोड़फोड़ हो रही है, वो कितनी है ₹10। तो इस तरह से हम नेट वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला हमने ऊपर भी देखा, टोटल प्रोड्यूस ऑफ द फर्म माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन। तो 100 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹70 पर ईयर। तो ये हमारी है नेट वैल्यू एडेड। तो नेट वैल्यू एडेड पे किस तरह से पहुंचना है ये हमें पता चल गया। फाइनली हमें पहुंचना कहाँ है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा तो हम उसमें प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। In economics, the stock of unsold finished stocks or semi-finished stocks or raw material which a firm carries from one year to the next is called inventory. तो inventory की बात आ रही है अब, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड हम पढ़ रहे हैं और वैल्यू एडेड मेथड में हम इन्वेंट्रीज भी देखते हैं कि फर्म के पास इन्वेंट्रीज क्या थी, स्टॉक में पहले का क्या क्या पड़ा था। अब इस साल फर्म ने अगर प्रोडक्शन शुरू करनी है तो हो सकता है कि पिछले साल उसकी कुछ चीज़ें नहीं बिकी हों, जहाँ कुछ इंटरमीडिएट गुड्स उसके पास पड़ी हों एज अ रॉ मटेरियल, तो वो इन्वेंट्री होती है, ठीक है। तो वो इन्वेंट्री होती है, तो हर साल फर्म अगर प्रोडक्शन शुरू करती है तो शुरू में कुछ ना कुछ उसके पास इन्वेंट्री रहती है, ठीक है। तो यह हम एग्जाम्पल के साथ भी आगे समझेंगे, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी पहले।
जो भी इकोनॉमिक्स में हम स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जहाँ सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं, जहाँ रॉ मटेरियल होता है, जो फर्म एक साल से दूसरे साल में कैरी करती है, ठीक है, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री होती क्या है, वही सामान जब प्रोडक्शन की हुई, जो पिछले साल की प्रोडक्शन बिकी नहीं होती है, वो प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। अब यहाँ पे स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही था। स्टॉक हम पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी इन्वेंट्री थी, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस साल में 1 अप्रैल से अगर हमें फाइनेंशियल ईयर शुरू होता तो हम देखना है कि कितनी हमारे पास इन्वेंट्री थी। तो हम इन्वेंट्री एज ऑन 1 अप्रैल या 31 मार्च की बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 100 थी, जहाँ 200 थी, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो हो गई इन्वेंट्री, स्टॉक वेरिएबल है। और ये फ्लो कैसे बनेगा वो आप आगे देखेंगे, ठीक है। जब हम पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं तो फ्लो वेरिएबल बन जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज, अब इन्वेंट्रीज में चेंज, तो चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर, सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर। तो इन्वेंट्रीज की चेंज, इसको फार्मूले को आपने इसको याद रखना है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और पेपर में आप गलत कर लेते हो। तो चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग अ ईयर, तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो प्रोडक्शन फर्म की एक साल में कितनी हुई माइनस सेल ऑफ फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्म ने 100 शर्ट्स प्रोड्यूस की, तो अगर उनकी सेल जो है फर्म की सिर्फ 800 ही होती है, तो इसका मतलब क्या है कि 200 जो है शर्ट्स वो क्या होगी, इन्वेंट्री हो गई। तो वो सिंपल सी कैलकुलेशन है, उसमें हम पिछले साल कितनी इन्वेंट्री थी उसको नहीं जोड़ते हैं, ये आप आगे एग्जाम्पल से भी समझोगे। आगे है, सिंस प्रोडक्शन ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो यहाँ पे ये भी याद रखने वाली बात है कि जो प्रोडक्शन ऑफ फर्म है, ठीक है, फर्म की प्रोडक्शन क्या है, वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो वैल्यू एडेड, ठीक है, वैल्यू एडेड कितनी हुई, प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म, उसको हम प्रोडक्शन ऑफ फर्म कहते हैं। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट की आपको एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाएगा ये प्रोडक्शन ऑफ फर्म किस तरह से इसके इक्वल है, ठीक है। तो आगे है, देन चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ ए फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। इन्वेंट्रीज में चेंज क्या, कैसे निकालोगे आप चेंज इन्वेंट्रीज में, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो इन्वेंट्रीज में चेंज क्या होगा कि वैल्यू एडेड जितनी भी सभी फर्म्स ने की प्लस इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स का फर्म ने यूज़ किया, ठीक है, इन्वेंट्रीज में वो भी ऐड होंगे, याद रखना, ठीक है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, सेमी फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब इन्वेंट्रीज में ऐड होता है, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्लस इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म माइनस सेल ऑफ द फर्म ड्यूरिंग अ ईयर। तो उससे ही चेंज पता चलेगी हमें कि भाई कितनी बिक गई चीज़ें, ठीक है, और कितनी हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं अभी। तो जितनी टोटल पड़ी हुई हैं माइनस जो बिक गई हैं, तो उनकी डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सिंपल हमें चेंज इन इन्वेंट्रीज मिल जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ इन्वेंट्रीज, यहाँ एग्जाम्पल से भी समझेंगे जो भी मैंने आपको थ्योरी पीछे बताई है, सभी की एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखी है और उसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो सपोज करते हैं अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू ₹100। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या है, अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो फर्म ने प्रोडक्शन शुरू की फॉर एग्जाम्पल इस साल 1 अप्रैल से, तो उसके पास 100 रुपये की जो स्टॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, वर्थ ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो 1000 रुपीज़ की वर्थ गुड्स की जो प्रोड्यूस हुई, ठीक है, अगर इस साल उसने प्रोडक्शन कितनी की, 1000 रुपीज़ की, तो इसी साल में उसकी कितनी अगर सेल होती है, 800 की सेल होती है। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या होगा, 1000 माइनस 800 विच इज इक्वल्स टू 200। तो ये आ गया चेंज में यही हम ले रहे हैं, ठीक है, याद रखना। चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200। तो ये फार्मूले के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चेंज ऑफ इन्वेंट्रीज ये होगा। तो नोट में भी लिखा है मैंने, चेंज इन इन्वेंट्रीज इज अ फ्लो वेरिएबल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज एक फ्लो वेरिएबल है, जैसे आपने इन्वेंट्रीज एक स्टॉक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, स्टॉक वेरिएबल था, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्रीज क्या होगा, फ्लो वेरिएबल होगा, क्योंकि हम इसे पीरियड ऑफ टाइम पे देख रहे हैं, एक साल में कितनी इन्वेंट्रीज चेंज हो रही हैं, उस चेंज को हम फ्लो वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको 1 मार्क्स में जब पूछा जाए
चेंज इन इन्वेंट्रीज इज अ स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल, तो आप फ्लो वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, ये माइन्यूट से डिफरेंसेस को आपको क्लियर कर रखना है। नेक्स्ट है दिस इंप्लाइज टोटल इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टोटल इन्वेंट्रीज कितनी होंगी एट द एंड ऑफ द ईयर इज इक्वल्स टू अनसोल्ड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अनसोल्ड स्टॉक कितना था यहाँ पे 100 प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज कितनी है 200, तो 100 प्लस 200 विच इज इक्वल्स टू 300। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो टोटल इन्वेंट्रीज कितनी होंगी। तो टोटल इन्वेंट्रीज पिछले साल की जो बची हुई गुड्स थी जो हम नहीं बेच पाए थे, फर्म नहीं बेच पाई थी, वो 100 की थी, और 200 जो फर्म ने अभी इस साल फिर से जो उसके पास बची हुई बगैर बिकी हुई चीज़ें रह गई, तो टोटल हुई 300। तो इस तरह से आप देखते हो कि टोटल इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी रह गई 300 की। तो ये आपने इन्वेंट्रीज का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो आगे इन्वेंट्रीज़ की थोड़ी सी थ्योरी है, इसको भी आपको लर्न करना है। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल। इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल, तो इन्वेंट्रीज कैपिटल में ही आता है। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। अगर हम स्टॉक ऑफ कैपिटल में, ठीक है, इन्वेस्ट करते हैं, अगर स्टॉक ऑफ कैपिटल में एडिशन होती है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट ही कहते हैं। तो यहाँ पे अब 3 मेजर कैटेगरीज हैं इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, 3 मेजर कैटेगरीज हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है, तो इन्वेस्टमेंट 3 तरह की इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी। पहली, फर्स्ट इज द राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ओवर अ ईयर इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म। तो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने ब्लैक में रखा भी हुआ है इसको, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पहला आ रहा है। तो कोई भी फर्म अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज राइज होती है उससे, तो वो पहली तरह की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, एक तरह की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, एडिशन टू द मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट आगे, और इक्विपमेंट एज इम्प्लाइड बाय द फर्म्स। तो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में एडिशन टू द मशीनरी, ठीक है, मशीन अगर कोई नई खरीदी ऐड की, ठीक है, और फैक्ट्री की बिल्डिंग्स अगर बढ़ाई, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, बिल्डिंग्स अगर हमने बढ़ाई हैं, या इक्विपमेंट हमने खरीदे हैं, फर्म ने खरीदे हैं, तो वो क्या हो गया, फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। और तीसरी तरह की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो अभी आप देखते हो कि बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, उन्होंने रेजिडेंशियल भी इन्वेस्टमेंट की होती है, कि जो वहाँ पे लोग काम करते हैं उनको रेजिडेंस की सुविधा भी मिल जाती है। तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है विच रेफर्स टू द एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। जहाँ एडिशन के स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, विच रेफर्स टू द एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। थर्ड, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट विच रेफर्स टू द एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़। तो आपने देखा 3 कैटेगरीज हैं इन्वेंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की। वो कौन कौन सी हैं, पहली है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, दूसरी है फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तीसरी है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर पूछा जाए 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सी हैं, तो आप ये 3 लिखोगे। ठीक है, एज पर NCERT। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन्वेंट्रीज भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही होती है, उसको कैपिटल बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ अभी। अब यहाँ पे प्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज है और अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज है। तो हमने जैसे इन्वेंट्रीज देखा कि इन्वेंट्रीज क्या होती है ना, तो किस तरह से हमने इन्वेंट्रीज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब आता है कि अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। कभी कभी फर्म प्रोडक्शन करती है, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन जो है उसकी बिक नहीं पाती है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि उसकी जो भी प्रोडक्शन उसने की है तो वो बिक ना पाई, उसकी सेल नहीं हो पाई, बच जाती है काफ़ी, तो वो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कहते हैं उसे। इन दिस केस द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विच इट हैड नॉट एंटिसिपेटेड, then there will be unplanned accumulation of inventories. एग्जाम्पल है इन्वेंट्रीज टू स्टार्ट विद। फॉर एग्जाम्पल फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट की 100 रुपये की, उसकी पहली जो इन्वेंट्री बची हुई थी, ठीक है, शर्ट्स की 100 शर्ट्स उसके पिछले साल की बची हुई थी जो नहीं बिक पाई थी। फर्म एक्सपेक्ट टू सेल, इस साल फर्म ने सोचा है कि वो 1000 शर्ट्स सेल करेगी, तो एक्चुअल सोल्ड उसकी कितनी शर्ट्स बिकी, 600 बिकी, सिर्फ 600। ठीक है, 10 अनएक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वो कितना हो गया, ये 1000 प्लस
सॉरी 100 प्लस 400 विच इज़ इक्वल्स टू 500। तो 100 जिससे फर्म ने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, 100 ऑलरेडी नहीं बिकी थी, तो इस साल 400 और रह गई, ठीक है। 1000 प्रोड्यूस की थी, 600 ही बिकी, तो 400 आ गई। तो अभी इस साल की अनएक्सपेक्टेड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कितनी होगी, 500। तो इस साल उसके पास 500 की इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन बच गई है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो कि फर्म फेस करती है। अगर इन केस मार्केट अच्छी नहीं है और उसकी प्रोडक्ट, जो भी उसने प्रोडक्ट बनाया है वो नहीं बिकता है कम्प्लीटली जितना उसने एक्सपेक्ट किया होता है। लेकिन इसका ही एक उल्टा केस है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो ये केस क्या है, इस केस में फर्म जो स्टॉक होता है गुड्स का, वो सारा ही बिक जाता है, जितना उसने सोचा होता है उससे ज़्यादा ही बिकता है, ठीक है। तो ज़्यादा कहाँ से बेचेगी, जो उसकी इन्वेंट्री पीछे की बची होगी। तो सिंपल सी एग्जांपल के साथ भी मैंने समझाया है, आप समझ सकते हैं इसे देख पढ़ के। इन दिस केस द फर्म्स होल स्टॉक ऑफ गुड्स गेट सोल्ड विच इट हैड नॉट एंटिसिपेटेड। तो सारा गुड स्टॉक सोल्ड हो जाता है, देन देयर विल बी अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। एग्जांपल फिर शर्ट की लेते हैं। तो फर्म ने 100 शर्ट्स थी जिससे उसने प्रोडक्शन स्टार्ट की। इस साल फर्म ने सोचा था कि 100,000 रुपये की शर्ट्स सेल करेगी, 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस की। एक्चुअल सोल्ड कितनी हुई, 1050 सोल्ड हो गई। तो पिछले साल की जो बची हुई थी उसमें से 50 सेल हो गई और सिर्फ 50 ही रह गई। दस अनएक्सपेक्टेड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू 100 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 50। तो सिर्फ 50 शर्ट्स बच गई। तो 150 उसमें पीछे से 50 पिछले साल की इन्वेंट्री से भी बेचनी पड़ी, तो सिर्फ 50 ही उसके पास इन्वेंट्री बची। जबकि फर्म ने सोचा था कि इस साल अगर वो 1000 प्रोड्यूस करेगी तो मे भी उसके पास सिर्फ 100 ही बची हुई रह जाएँ। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर उसके पास 200 शर्टें फिर भी बगैर बिकी हुई रह जाएंगी, जैसा कि उसका पिछले साल का ट्रेंड रहा होगा उसके हिसाब से अगर फर्म ने सोचा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज हो गई। फर्म ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ और मार्केट अच्छी थी और उसकी ज़्यादा जो है प्रोडक्ट बिक गए। तो इसको हम अनप्लान्ड डीक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अब। तो अब आपने वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। इन्वेंट्रीज किस तरह से इकोनॉमी में रहती हैं और किस तरह से हम उनको ऐड करते हैं और किस तरह से इन्वेंट्रीज एक्यूमुलेट होती हैं या डीक्यूमुलेट होती हैं, तो वो आप कॉन्सेप्ट अब समझ चुके हो, ठीक है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म, जो भी फर्म ने सेल की टोटल, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन इन्वेंट्रीज भी आपने देखा क्या होता है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड सिंपली क्या है, फर्म ने जितनी सेल की उसमें हम इन्वेंट्रीज की वैल्यू ऐड करेंगे माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। तो इंटरमीडिएट गुड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म मिल जाएगी। यहाँ पे बात हो रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इफ़ देर आर एन फर्म्स इन द इकॉनमी, अगर फर्म इकॉनमी में एन फर्म्स हैं, एन मतलब कितनी भी हो सकती है, एन की वैल्यू 100, 1000, 2000 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एन फर्म्स हैं इकॉनमी में, देन जीडीपी क्या होगा, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरी इकॉनमी में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसका सम। तो ग्रॉस जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकॉनमी। तो इकॉनमी में जितनी भी जो फर्म्स जो है प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जितने भी ग्रॉस वैल्यू एडेड हो रही है इकॉनमी में फर्म्स द्वारा, उसको ही हम जीडीपी कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। विच इम्प्लाइज जीडीपी इज इक्वल्स टू, तो जीडीपी क्या होगा, सभी फर्म्स का ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 1, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 2, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म 3, सो ऑन टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ फर्म एन। तो अगर एन फर्म्स हैं इकॉनमी में, तो इस तरह से आप देखते हो कि जीडीपी सभी फर्म्स के जो भी वैल्यू एडेड हो रही है उसका सम है। तो जीडीपी इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 लिखेंगे आप, सो ऑन टू एन तक, ठीक है। इसको समेशन बोलते हैं, सम मतलब सभी का सम, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू 1 to सो ऑन टू n हो सकता है। तो इस तरह से जीडीपी सभी फर्म्स की वैल्यू एडिशन का सम है। So you have seen how GDP is calculated in value added method.
सो ये कॉन्सेप्ट हैं जो एनसीईआरटी से ही निकल रहे हैं, विच इम्प्लाइज ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ग्रॉस में जैसे मैंने आपको कहा था कि डेप्रीसिएशन इंक्लूड होती है, तो नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रीसिएशन। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड को, नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रीसिएशन। तो नेक्स्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। फाइनली हमें एनडीपी पे ही पहुंचना है। तो एनडीपी क्या होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, समीशन ओवर नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स। तो सभी फर्म्स, सारी फर्म्स है जो इकॉनमी में, उनकी नेट वैल्यू एडेड, ठीक है, तो सारी नेट वैल्यू एडेड जितनी हुई सारी फर्म्स की, उसके बराबर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की ये फार्मूला देख सकते हो आप। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सॉरी, ये एक डेफिनेशन होगी कि जीडीपी में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। तो क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इज इक्वल्स टू ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी वैल्यू एडेड की सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज ने, सभी फर्म्स ने हमारी इकॉनमी में, जितनी भी इकॉनमी में फर्म्स हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, तो प्रोडक्शन कितनी की उन्होंने, उसका वैल्यू एडेड को, ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम सम करेंगे, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री में कितनी ग्रॉस वैल्यू एडेड हुई, उस सभी का सम जो होगा वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा। तो मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन कोई फर्म कर रही है तो उसको हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिया हुआ है। तो अब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो वैल्यू एडेड के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये, विच इज इक्वल्स टू, राइट से जैसे मैंने लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी। एक साल में कितनी गुड्स और सर्विसेज इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है, उसकी वैल्यू, उसके प्राइस कितना है, ठीक है, उस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं सभी गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करके। इतनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी वैल्यू प्लस करेंगे तो हमें इकॉनमी में पूरी नेशनल इनकम मिल जाएगी इकॉनमी की, ठीक है। तो अब एनडीपी क्या है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो किस तरह से आप नेशनल इनकम पे पहुंचते हो, दरअसल हमें लास्ट में पहुंचना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अल्टीमेटली आपको इस तक पहुंचना है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपने देखा क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकॉनमी। तो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे भी मार्केट प्राइस, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रीसिएशन जब निकाल लेंगे तो हमें नेट मिल जाएगा, ठीक है। जब डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं हम तो नेट मिलता है हमें। तो ये आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट पे हम कैसे पहुंचेंगे, हमने एनडीपी एट मार्केट प्राइस लेंगे तो उसको हम मार्केट प्राइस में से हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है या डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अब जब उनको हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें से हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, अब हमें पता है कि हम मार्केट प्राइस से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना रहता है। और सब्सिडीज़ भी इंक्लूड रहती हैं तो सब्सिडीज़ को भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि सब्सिडीज़ अर्निंग नहीं होती, ठीक है, इसलिए नेशनल इनकम में हम उसको इंक्लूड नहीं करते, अर्निंग नहीं है क्योंकि वो। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हम दोनों को इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। फैक्टर कॉस्ट यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे फर्म ने लगाए हुए हैं तो उन्होंने कितनी अर्निंग की उसके हिसाब से मिल जाएगा, अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो आगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब बाहर की इनकम को भी हम प्लस कर लेंगे जब, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाएगा, जो किसके बराबर होगा, नेशनल इनकम के बराबर। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं और किस तरह से वैल्यू एडेड मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो पहले आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड
क्या है, सभी फर्म्स जो हैं सभी फर्म्स का जो प्रोडक्शन है उसको हम ऐड कर देंगे, भले वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, तो सभी फर्म्स की वैल्यू एडेड को हम ऐड कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद हमें मिल जाता है, उसके बाद हमें नेट वैल्यू एडेड पे पहुंचना होता है। फिर उसमें हम नेट वैल्यू एडेड में हम ग्रॉस वैल्यू एडेड से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाता है। तो जनरली ग्रॉस वैल्यू एडेड ही जीडीपी है एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ही जीडीपी है एट मार्केट प्राइस। अब जब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया तो उसमें से हम जो भी टर्म्स माइनस प्लस करना रहेंगी उसको करके हम फाइनली नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं, यानी हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट पे पहुंच जाते हैं और इस तरह से हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।